Hello students, good evening all of you. इसमें काफी सारी चीजें थी, इन्होंने केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, कंट्रोल सिग्नल, ऑप्टिकल नेटवर्क, एनालॉग, इलेक्ट्रोट्यूब, कम्युनिकेशन भी था उसमें 100%। उसमें बहुत ट्रैवल की। जिसमें जोड़ा है बीच में।
यस हर्षल। यस गुड इवनिंग। चलिए। तो हर्षल, यहाँ हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, है ना, क्या क्या है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में ट्रांजिएंट एनालिसिस देख रहे थे। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ट्रांजिएंट में मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, है ना। तो उन्हीं को आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने RL RC सर्किट बताए थे विद सोर्स और विदाउट सोर्स, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, है ना, चीजें कैसे अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैपेसिटर है ना, कोई भी कैपेसिटर है, यदि हम t = 0 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, t = 0 पर ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, है ना। और हम यदि t = की बात करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, तो ये हो जाएगा मेरा
ओपन सर्किट। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यदि कहीं पर इंडक्टर है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पर, तो यदि आपको कैपेसिटर आपने याद कर रखे हैं तो बस कुछ नहीं करना, जस्ट उल्टा करना है। तो मैं हमेशा हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप किसी एक चीज को याद रखो, दूसरी जस्ट उसकी उल्टी है, क्योंकि आप कहाँ तक काफी सारी चीजें याद रखोगे, रटोगे, तो किसी एक को आप बहुत अच्छे से समझ लो, देख लो, और उसके रिस्पेक्ट में आप इनको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लो। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कहीं पर आर है या फिर साथ में सी है ना, इसको हम आरसी सर्किट बोलते हैं। तो इसका एक टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट। जनरली हम इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और आरसी सर्किट में ये होता है आर इंटू सी, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। सिमिलरली, यदि कोई आरएल नेटवर्क है, तो उसमें टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर में सडनली करंट चेंज नहीं होती है, और कैपेसिटर में सडनली वोल्टेज चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे वी सी कर सकते हैं, सी फॉर कैपेसिटर, और यहाँ पर आई एल कर सकते हैं, एल फॉर इंडक्टर, है ना। ये भी चीज आप याद रखना। तो ये 6 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं कुछ और चीज बताऊंगा, इनको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, क्योंकि आगे वाले प्रॉब्लम्स में इनका यूज होगा। डन सर। चलो फिर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि सपोज कहीं पर ये इस तरह से आर, इस तरह से कोई एल, मतलब मैं एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ, कोई सर्किट दिया हुआ है वो, है ना, या मैं इतना बोलना चाहूंगा कि कोई आरएल सर्किट है। तो आरएल सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ इस इंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रही होगी, है ना। तो ये जो करंट है ये टाइम के साथ वेरी करेगी,
आपको पता है ना। तो यदि मैं इसको टाइम के साथ बताना चाहूं तो मैंने क्या बताया था, आई इंफिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, टाउ आपको पता ही है क्या है, एल बाई आर है ना। और आई इंफिनिटी को हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल वैल्यू, मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू। और आई जीरो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, जरूरी नहीं सर्किट ऐसे ही हो, केवल मैंने बताया कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट में बता रहा हूँ, टाइम के साथ हम किसी भी स्टेट ऑफ टाइम पर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से सपोज कोई नेटवर्क मेरा आरसी नेटवर्क हो, ठीक है, तो फिर इसके अक्रॉस, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस कोई आपसे वोल्टेज पूछेगा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, आर सी सर्किट। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, वी सी टी इज इक्वल टू वी सी इंफिनिटी प्लस वी सी जीरो माइनस वी सी इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, और अगेन यहाँ पे टाउ क्या हो जाएगा आपका, टाइम कांस्टेंट आर सी। अगेन मैं बता देता हूँ, वी सी इंफिनिटी क्या है, फाइनल वैल्यू, और वी सी जीरो क्या है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, डन सर। हो गया ना। चलो, एक प्रॉब्लम करते हैं आज ट्रांजिएंट पर, इस तरह से बनाएंगे प्रॉब्लम, देखते हैं। प्रॉब्लम ये है,
ठीक है, 0.5 फैराड। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वीसी। ठीक है, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो है आईसी, है ना। तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, फाइंड वीसी, आईसी, वीएक्स if initially voltage of capacitor if initially voltage of capacitor 3 volt, कपडे दाबायला जायचं वाटतं बघ कपडे इस्त्री. सांगते ना मग तू वापरायचे कपडे ठेवत तरी पहिले पत्र काढून ठेव. कोण जाते का बाजारात मग? मला कोणी जाते का? तुझा शिवंगोत जाईल. मी काय ना जाऊ? मला असं मध्ये नाशिकला जायचं, परत मुंबईला जायचं, मला काय करायचंय भाई? एवढं काय देते, थोडेच दे. 5 रुपये देते जा. आज तू करायचं ये पण ना काय शिवलाने थोडं करियर मग दिल तेरे आला प्रोफेसर आला ते काय बॅग मध्ये टाकू रे कपडे काय बॅग टाकू हा भाई अरे कपडे ताजे दिसते कपडे ठेवायला आम्ही सगळ्यांचीच भरपूर कपडे हेलो सर. हाँ अर्शद, हाँ सर, हो गया लिख के. हो गया लिख के हो गया. सर, नोट कर लिया तुमने? देखो इधर, यदि हम सॉल्व करने की बात करें इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे?
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सर्किट को देखो, इसमें कहीं पर भी कोई की दी है आपको? कोई की दी नो है? सर, नहीं सर, नहीं नहीं। दी है। इसका मतलब यहां पर बोलना ये चाह रहे हैं ये लोग कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही यहां पर, है ना? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, ओपन करने से पहले, क्लोज करने के बाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड थिंग, आप इंटरेस्टिंग चीज देखो कि इस पूरे सर्किट में कहीं आपको वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा। तो सोचने वाली बात यह है कि जब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है ही नहीं, तो फिर एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है इस सर्किट को? एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है इस सर्किट को, है ना? कैपेसिटर। हाँ। अब हमें समझ में आया कि एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है। देख रहे हो, इफ इनिशियली वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज 3 वोल्ट, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियली कितना वोल्टेज है? 3 वोल्ट है। ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि VC 0 माइनस पहले से 3 वोल्ट है ना? अब यहां 0 माइनस का मतलब ये नहीं है कि सर की तो है ही नहीं, तो फिर आपने 0 माइनस या 0 प्लस कैसे लिया? मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं कि जब मैंने इस सर्किट को देखा, उस इंस्टेंट पर भी इस कैपेसिटर के अंदर कितना वोल्टेज था स्टोर? 3 वोल्ट। इसका मतलब मुझे क्या लग रहा है कि पहले से इसमें वोल्टेज स्टोर है, और यही एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है। अब मैंने जब इसको स्टार्ट किया, तो मैं देख रहा हूं कि ये 6 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में है, तो ये क्या 8 ओम नहीं आ गया? फिर 8 ओम ऑलरेडी है ही, और ये मेरा कैपेसिटर। ठीक है। अब आपको पता है कि इनिशियली इसमें 3 वोल्ट है, तो यही एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और यही एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ना VC, ये जो वोल्टेज है VC जो कि 3 वोल्ट है, ये इस कैपेसिटर में अभी तक तो स्टोर था, लेकिन अब ये धीरे 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 इन इन रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? अपने आप को डिसिपेट करेगा। डिसिपेट करेगा इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा? डिक्लाइन करेगा। और वोल्टेज डिक्लाइन कभी भी सडनली नहीं होता कैपेसिटर के अंदर, वो एक्सपोनेंशियली क्या करता है? डिके करता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि VC इज इक्वल टू V e टू द पावर माइनस T बाई टाउ। हमेशा याद रखना, यदि किसी भी कैपेसिटर में इनिशियली आपको कोई वोल्टेज दिया हुआ है V, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या करेगा? डिके करेगा, है ना? अब ये जो V है, ये मेरा क्या है? इनिशियल वोल्टेज। और ये जो मेरा टाउ है, ये है मेरा RC, है ना? तो अब आप देखो कि इनिशियल वोल्टेज तो कितना गिवन है? 3 वोल्ट, है ना? अच्छा, टाउ इक्वल टू RC की बात करूं तो C मेरे पास है, कितना है? 0.5। लेकिन जब R की बात आएगी ना, तो R का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर से देखने पर कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। तो आप देख पा रहे हो कि 8 और 8 दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो मैं इसको R इक्विवेलेंट बोल देता हूं और अच्छा लगेगा तुम्हें। तो R इक्विवेलेंट बोलने का मतलब ये हो गया कि कैपेसिटर से देखने पर जो टोटल रेजिस्टेंस है इज कॉल्ड R इक्विवेलेंट। तो 8 और 8 कितना हो गया? ये 8 पैरेलल टू 8 इज कॉल्ड 4। तो यहां मैं 4 लिख सकता हूं। इसका मतलब टाउ इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 4 इंटू 0.5 20 मीन्स 2 आ गया, 2 सेकेंड। ठीक है। तो फाइनली VC तो मैं लिख पा रहा हूं, कितना हो गया? 3 e टू दी पावर माइनस
t/2। एक आंसर तो ये आ गया स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ें। डन सर। अच्छा, अब वीसी के बाद हटा दूं उसे मैं? सर नोट कर लिया ना? ठीक है। अब वीसी के बाद जो ये पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं वीएक्स, ये पूछ रहे हैं वीएक्स। तो मुझे बताओ कि इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज क्या वीसी है, और क्या ये ब्रांच इस ब्रांच के भी पैरेलल है? क्या ये ब्रांच इस ब्रांच के भी पैरेलल है? इसका मतलब तीनों ही ब्रांचेस में इक्वली वोल्टेज वीसी 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 होगा ही नहीं होगा स्टूडेंट? हाँ होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं वीएक्स, आपसे पूछ रहे हैं वीएक्स, तो क्या मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकता हूं? टोटल वोल्टेज वीसी इनटू किसके अक्रॉस निकालने हैं? 2 ओम के अक्रॉस। तो 2 डिवाइड बाई 2+6, 2+6 है ना, ऐसे ही बताते हैं दादी। तो ये कितना आ गया? वीसी इंटू 1/4। अच्छा, 1/4 बाहर ले लो। वीसी है कितना? 3 e⁻⁻. एक्चुअल में Vx इज इक्वल टू आ गया 3/4 e⁻⁻. दूसरा आंसर आ गया।
सर। हो गया? डन। अब इसमें पूछा गया है आपसे लास्ट में आईसी, है ना? तो यदि तुम यहाँ पे गौर से देखो, आईसी यहाँ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब आईसी मतलब क्या है? करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। और कैपेसिटर में करंट जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो वो करंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? आईसी इक्वल टू सी डीवीसी ओवर डीटी, मतलब कैपेसिटर का रोल भी आ गया और साथ ही साथ उस कैपेसिटर अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो भी हमने देख लिया। तो सी कितना है? 0.5 डी ओवर डी टी। वीसी, तो वीसी क्या लिखा हुआ है? 3 e⁻⁻t/2। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, लेकिन e⁻³ का किया तो e⁻t/2 और -t/2 कितना आ गया? -1/2। क्लियर? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं IC इज इक्वल टू -3 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2 e⁻t/2। तो ये हो गया IC इज इक्वल टू -3 इंटू 0.5, दैट मीन्स 1.5, और 1.5 को डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया 0.75 e⁻t/2। डन। चलो, हो गया नोट? तो कुछ समझ में आया नहीं आया इसमें क्या किया क्या नहीं किया हम लोगों ने? सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको आर गिवन है
ये सी गिवन है, है ना। ये आपको की गिवन है, टी इक्वल टू 0 मेंशन है। और ये है 1 वोल्ट, है ना। तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, फाइंड द रेट ऑफ राइज अप voltage across the capacitor at t equal to 0 प्लस। आया समझ में। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ राइज अप वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आप निकालते आए हो, वो वोल्टेज निकालना, उसका रेट निकालना है, मतलब डीवीसी ओवर dt। और कब पूछा है आपसे? एट टी इक्वल टू 0 प्लस पर। तो क्वेश्चन नोट डाउन करो, थोड़ा सा सोचो कैसे करेंगे और फिर मुझे बताओ। सर हेलो। हाँ तो बताओ कैसे करोगी। सर 1 आया। 1 आ गया सीधे।
डीवीसी ओवर डीटी 1 आ गया। नहीं सर, वी ऑफ टी 1 आया सर। v अपॉन टी, वी ऑफ टी। तो v ऑफ टी 1 आया, तो टाइम का कोई रोल नहीं है इसमें। सर टाइम 0 दिए। नहीं टाइम, अच्छा फिर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डीवीसी ओवर डीटी कैसे निकाला? यहां पूछना चाह रहे हैं आपसे फाइनली ये चीज। चलो मैं बताता हूं कोई दिक्कत नहीं है। डीवीसी ओवर डीटी फाइंड आउट करने के लिए हमें वीसी ऑफ टी फाइंड आउट करना होगा, है ना। अब वीसी ऑफ टी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था वीसी ऑफ टी इज इक्वल टू होता है वी इंफिनिटी प्लस वीसी इनिशियल माइनस फाइनल ई रेज़ टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी। अब तुम इस चीज को देखो तो यदि मैं यहां पर इस स्विच को क्लोज कर दूं, कर दिया क्लोज टी इक्वल टू 0 पर, तो क्लोज करने के बाद कोई मुझसे पूछे कि वीसी 0 प्लस क्या होगा, तो मुझे पता है कि वीसी 0 प्लस वही होगा जो वीसी 0 माइनस है। और वीसी 0 प्लस यदि वीसी 0 माइनस के बराबर है तो वीसी 0 माइनस जब ये की ओपन थी तब तो ये वोल्टेज इस बैटरी में जाके बैठा नहीं होगा ना, स्टोर नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स वो क्या है, 0 वोल्ट है। तो वीसी 0 प्लस इज इक्वल टू वीसी 0 माइनस ये होता है। और वीसी 0 माइनस हमें पता है कि जब की खुली हुई है, जब ये सर्किट क्लोज ही नहीं है, तो ये 1 वोल्ट एनर्जी सोर्स अपनी एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो एक चीज तो हमें ये पता चल गई यहां से। सेकंड, जब ये स्विच क्लोज 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 हो गया और अब कोई हमसे स्टेडी स्टेट पे बात करे, तो हमें पता है कि इस पूरे सर्किट में एक ही एनर्जी सोर्स है, वो कितना है, 1 वोल्ट। तो ये पूरा का पूरा 1 वोल्ट क्या इस कैपेसिटर के अंदर आके नहीं बैठ जाएगा? आर में तो कोई वोल्टेज स्टोर होगा ही नहीं, आर तो कोई स्टोरिंग एलिमेंट है ही नहीं। स्टोरिंग एलिमेंट केवल इंडक्टर है और कैपेसिटर है। इसका मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज कहां स्टोर हो जाएगा जाकर के, इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये हो जाएगा मेरा 1 वोल्ट। ये आ गई दूसरी चीज। पहली और दूसरी चीज को यदि मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूं तो वी सी टी इज इक्वल टू 1 प्लस 0 माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और यहां से मैं देख पा रहा हूं तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि कोई हमसे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ही पूछ लेता तो हम क्या बताते, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। लेकिन उन्होंने ये तो पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा है उसका रेट, और वो भी कहां पर, एट टी इक्वल टू 0 प्लस पर। तो मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया डीवीसी टी ओवर dt। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये आ गया मेरा 1 बाई आर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। और अब यदि मैं इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा फाइनली, 1 बाई आर सी। इसका मतलब ये जो आपसे डीवीसी ओवर dt पूछ रहे थे एट द इंस्टेंट ऑफ t इक्वल टू 0 प्लस, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 बाई आर सी।
तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सर हाँ अवश्य बोलो। सर वो VC ऑफ 0+ और VC ऑफ इन्फिनिटी कैसे आया सर? अच्छा एक बार देख लो फिर से। देखो ऐसा है कि ये की दिख रही है तुम्हें, यस और नो में बोलते चल रहा हाँ है सर। साथ साथ में, दिख रही है हाँ की? सर। ठीक है। जब तुम्हारी ये की खुली हुई है तो उसका मतलब क्या हो गया, VC जीरो माइनस हो गया नहीं हो गया? हाँ सर। जब ये की खुली हुई है इसका मतलब ये सर्किट ही क्लोज नहीं है। हाँ सर। सर्किट ही क्लोज नहीं है इसका मतलब क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज था? नो। नहीं था। तो नहीं था का मतलब कितना हो गया, 0 वोल्ट। हाँ सर। फिर हमने इस की को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया कनेक्ट। अब यस जब सर। पॉइंट पे कनेक्ट किया तो हमसे कोई पूछे कि कनेक्ट करने के बाद तुरंत बाद कितना वोल्टेज होगा, तो हमें पता है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कैपेसिटर की कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडनली चेंज अक्रॉस द, मतलब मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इसका मतलब VC जीरो प्लस इज इक्वल टू VC जीरो माइनस होगा, और VC जीरो माइनस हमें पता है कितना है, 0 है। दैट मीन्स VC जीरो प्लस भी कितना हो गया, 0 ही हो गया। हाँ सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब जब तुमने इस की को जोड़े रखा जोड़े रखा जोड़े रखा जोड़े रखा जोड़े रखा जोड़े रखा, तो T टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि तुम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हो, मतलब फाइनली, मतलब उस कैपेसिटर में मैक्सिमम कितना वोल्ट स्टोर हो सकता है। तो ये बताओ कि इस पूरे सर्किट में एनर्जी सोर्स की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है मैक्सिमम। हाँ सर। तो क्या ये पूरा का पूरा 1 वोल्ट इस कैपेसिटर में जाके नहीं बैठ जाएगा? हाँ। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 1 वोल्ट आ गई। और इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैंने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दिया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने और सिंप्लीफाई फॉर्म में ये लिख लिया। फिर मुझसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ VC, तो मैंने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया। और लास्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद वो मुझसे किस स्टैंड पे पूछ रहा है, T इक्वल टू 0 पर। तो मैंने अपनी इक्वेशन के लास्ट स्टेप में T इक्वल टू 0 रखा। तो ये बात तो पता है ना कि e की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो जब आपने यहाँ पे T इक्वल टू 0 पुट किया, T की जगह, तो e की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। केवल क्या बचा, 1/RC। तो मैंने ये लिख दिया, ये मेरा आंसर हो गया। अब बताओ। समझ गया सर। इसको समझ नोट गया डाउन सर। करो। हाँ नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करो, मैं आ रहा हूँ जरा।
डन। डन। चलो, ये समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है कि ट्रांजिएंट। हाँ हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा क्या है ना, हर चीज में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन तब भी तुम्हारा नेटवर्क काफी अच्छे से हो रहा है और काफी हो चुका है। मतलब ये बात बोल रहा था कि एक्चुअल में इन्होंने थोड़ा सा प्लान को चेंज किया है, मतलब इंस्टीट्यूट वालों ने। तो सुन रहे हो मेरी आवाज? हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि पहले ये सेशन चलना था फरवरी तक, लेकिन अभी इन्होंने क्या है ना कि आज अपनी लास्ट क्लास है, पता है? नहीं सर, नहीं पता। हाँ, तो ये जो है मैंने तुम्हें बता दिया, मतलब क्योंकि वो आज सुबह ही मुझे इन्फॉर्म किया उन्होंने कि सर आज लास्ट सेशन है, और उसके बाद फिर क्या है, गेट गेट एग्जामिनेशन के बाद फिर स्टार्ट करेंगे अगेन, फर्स्ट वीक ऑफ क्या मार्च, मतलब, है ना? तो मैं भी मतलब उसी। फिर से स्टार्ट होगा क्या सब कुछ? हाँ 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 हाँ, एक मतलब नए सिरे से स्टार्ट होगा, मतलब 23 के लिए सर, 23 के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2023 के लिए। सर आप ही रहोगे ना? हाँ 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 हाँ। दूसरा मैं एक और चीज तुमसे शेयर करना चाह रहा था कि जो वो मैंने तुम्हें प्लान बताया था ना अपना वाला, तो वो मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ एक आध दिन में, है ना? लेकिन हाँ हाँ उसके लिए हाँ। मुझे तुम लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब क्योंकि क्या होगा यस ना सर। कि जैसे कि सामने स्टूडेंट नहीं होते, ऑडियंस नहीं होती, तो फैकल्टी का ही थोड़ा मोरल जो है वो लो रहता है, मतलब। तो जैसे कि मतलब अभी ये तो ठीक है, मतलब ये लोग आगे मतलब नहीं कर रहे हैं, मतलब, और वो मार्च में करेंगे। लेकिन जो मैं तुमसे कमिटमेंट किया था यूट्यूब वाला, वो मेरी पूरी तैयारियां हैं, मतलब, है ना? पूरा सेटअप है, सब कुछ है। लेकिन अब उसमें क्या ना, थोड़ा सा एक ऑडियंस वाली बात रहेगी, मतलब। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कि अपन स्टार्ट करते हैं, तुम मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, मतलब, है ना? और हाँ सर। मैं तुम्हें जो है अपना, जो मेरा के यूट्यूब चैनल है, उसका भी मैं तुम्हें लिंक शेयर करूंगा। मेरी नहीं फेसबुक सर, आईडी है मैंने सब्सक्राइब किया है आपके चैनल। अच्छा, किया हुआ है क्या? हाँ सर, आपकी बेटी की वीडियो देखो, बच्ची वाली आपकी। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तुम्हें कहाँ से पता चल गया? सर, मैंने आपका नाम सर्च किया था। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पर। ओके। हाँ, तो क्या है कि मैं वहां से चीजों को क्या करना चाह रहा हूँ, जो मैंने प्लान तैयार किया है ना, उसको एक बार देख लो प्लान को, मतलब वो काफी एक अच्छा मैंने प्लान बनाया हुआ है। लेकिन उसमें ये है कि हर मतलब क्या है ना कि फैकल्टी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है स्टूडेंट, और स्टूडेंट जितने ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ वो बैठेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी वो फैकल्टी से ले पाएंगे, मतलब, है ना? तो इसमें मैंने प्लान ये तैयार किया हुआ है, दो प्लान है मतलब मेरे। एक प्लान तो मेरा ये है कि जैसे कि अभी आप थर्ड ईयर के क्या 6 सेमेस्टर चल रहा है ना तुम्हारा, हाँ सर। है ना? 6 सेमेस्टर है ना? हाँ सर। हाँ हाँ। तो एक प्लान तो ये है कि जैसे कि जिस सेमेस्टर में तुम लोग हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम हो 6 सेमेस्टर में, है ना, और हो सकता है जो अभी सेकंड ईयर में है उनका फोर्थ सेमेस्टर हो, है ना? तो शायद मैं तुमसे एक दिन डिस्कस भी किया था कि गेट का, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का, या फिर जितने भी स्टेट हैं अपनी इंडिया में,
उनमें जो वैकेंसीज निकलती हैं, है ना, कि टेक्निकल से मतलब एई या फिर जेई। जैसे आपके महाराष्ट्र बोर्ड में भी जो वैकेंसी निकलती होंगी, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मेट्रो ट्रेन चल रही है आपकी मुंबई में, पुणे में भी चल रही है, फिर नागपुर में भी स्टार्ट होने वाली है। तो हर जगह ईटीसी की वैकेंसीज निकलती हैं, लाइक एई, लाइक जेई, है ना। तो ये जो सिलेबस है ना, बेसिकली स्टेट वाले क्या है ना, वो फॉलो करते हैं गेट को। स्टेट वालों का खुद का कोई सिलेबस या खुद का कोई उनका वो नहीं है, वो सीधे सीधे फॉलो करते हैं गेट को। और जैसे मैं तुम्हें बताया था एक दिन कि गेट का जो सिलेबस है वो थर्ड सेमेस्टर से लेकर के मैक्सिमम 6 सेमेस्टर तक के सब्जेक्ट्स का सिलेबस है ना। और ऐसा नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट पढ़े सारे गेट में, या 6 सेमेस्टर। कहने का मतलब ये है कि हर थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, इन 4 सेमेस्टर्स में से कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि गेट में मतलब सिलेबस में डाले गए हैं। तो एक प्लानिंग मेरी ये है कि जैसे कि 6th और 4th सेमेस्टर में जो बच्चे हैं अभी, तो उनके सेमेस्टर में सपोज है ना डिजिटल सब्जेक्ट है, सपोज एनालॉग सब्जेक्ट सपोज कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है ना, सपोज सिग्नल एंड सिस्टम है। तो जनरली स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर हमें इस तरह से बताइए कि हमारा सेमेस्टर भी कवर हो जाए और साथ साथ में कंपटीशन के भी फंडे क्लियर हो जाए। तो एक प्लान तो मेरा ये है कि जैसे कि तुम अभी 6 सेमेस्टर में हो, तो तुम्हारा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा जो कि गेट में है, तो मैं पहले उस सब्जेक्ट को उठाने के बाद उसको कंप्लीट डेप्थ में बिल्कुल ले जाकर तुम्हें पूरा सब्जेक्ट क्लियर करूं। सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद जितने भी गेट में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो तुमसे करवाऊं। तो तुम्हें पता चलेगा ओवरऑल कि एक तो तुम्हारा सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट के फंडे क्लियर हो गए, तो मार्क्स तो अल्टीमेटली अच्छे आने ही आने। और सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात क्या हो गई कि वो जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारा गेट में था, तो उसका जितना भी वेटेज है 5 मार्क्स 8 मार्क्स वो भी तुम्हारा कवर अप हो गया। और साथ ही साथ में तुम्हें ये पता चल गया कि इसको पढ़ने से तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं वहां तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला है। एक तो मेरा ये प्लान है। दूसरा प्लान ये है कि प्लान बी, दूसरा प्लान ये है कि सिंपली मैं आपको गेट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 1 बाय 1 में उनको डिस्कस करता चलूं। तो यहां मतलब प्लान ए और प्लान बी में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन प्लान ए में जो बात हो रही है वो एज पर योर हो रही है, मतलब स्टूडेंट्स की बात मान के हो रही है। और प्लान बी में एक मेरा फ्लो चार्ट होगा कि जैसे कि सपोज मुझे लगता है कि सबसे पहले बेसिकली आपको नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। क्यों? नेटवर्क आपको पता है तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। अब नेटवर्क आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ लिया है या 4th सेमेस्टर में पढ़ लिया है, तो पता चला स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अभी हमारे 6th सेमेस्टर में तो जो है सिग्नल सिस्टम है, तो यदि आप चाहते तो पहले सिग्नल सिस्टम पढ़ा लेते, हमारा सेमेस्टर का भी कवर हो जाता और गेट का भी कवर हो जाता। तो बस इतना फर्क रहेगा कि यहाँ प्लान ए में स्टूडेंट्स की चलेगी, मतलब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग रहेगा। प्लान बी में फिर जो मेरा जो तरीका है जो होता है जनरली इंस्टीट्यूट्स का या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तरीका, उसको फॉलो करते हैं वो लोग, वो रहेगा मेरा। अब दोनों ही जगह पर जो मेरा मोटिवेशन है वो बड़ा हाई होना जरूरी है। और हाई वो कैसे होगा कि आपके साथ में जितने स्टूडेंट्स, जैसे आप फर्स्ट डे खुद आओ, क्योंकि अब मैं सीधे लाइव वीडियो पे रहूंगा, मतलब सामने व्हाइट बोर्ड रहेगा। और क्योंकि क्या है ना कि पेन टैप पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मतलब इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अब सामने एक व्हाइट बोर्ड रहेगा, है ना, आप फिजिकली मुझे देख पाओगे, सुन पाओगे, है ना, पूरे एक्सप्रेशन समझ पाओगे, क्या समझाने का तरीका है वगैरह वगैरह। बीच बीच में कुछ और भी बातें होती रहेंगी इंटरेक्टिव। तो यहां पर डे 1 हमने स्टार्ट किया, है ना, चीजें बड़ी स्मूथली चलेंगी, है ना। डे 2 रहेगा, डे 3 रहेगा, बाकायदा मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो रहोगे वो टाइमिंग भी यहाँ पर जो आप बोलोगे वही रहेगी, लेकिन एक बार फिक्स करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है
कि आपका मन हुआ कि मंडे को सर सुबह ले लेते हैं, फिर ट्यूसडे को सर के शाम को लेते हैं, आज में शादी में जाना, ऐसा नहीं रहेगा। एक प्रॉपर क्लासरूम की तरह क्लास रहेगी ये, मतलब है ना। ये मस्ती की पाठशाला वाली पाठशाला नहीं होगी, ये मस्ती की पाठशाला वाली पाठशाला नहीं होगी। मस्ती तो होगी लेकिन एक प्रॉपर वे में होगी। तो सपोज आपने 5 to 7 टाइम फिक्स किया, तो 5 to 7 मैं भी रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बोल दिया कि ऐसा है कि मुझे काम है तो कल मैं सुबह ले लूंगा, आज मैं शाम को लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभार आपके साथ भी इशू हो सकता है, कभी कभार मेरे साथ भी इशू हो सकता है ना। तो वो मैनेजेबल है, बट एक रेगुलर वे में चीज है, एक रेगुलर वे में ही चलेंगी। क्लियर है? तो अब यहां पर तुमसे केवल मुझे इतना बोलना था कि तुम्हारे साथ के जितने भी, देखो सबसे पहले तुम खुद आओ, सबसे पहले तुम खुद आओ, खुद चीजों को देखो, फिर उसके बाद क्या है ना, अपने फ्रेंड सर्किल में उस चीज को मतलब स्प्रेड करो, है ना। तो उससे क्या होगा, चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। और जब तुम्हें पता है कि सामने यदि कोई फैकल्टी है, या तुम ही मान के चलो कि तुम ही कहीं पर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो और सामने ऑडियंस ही नहीं है, या ऑडियंस बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल कोई सो रहा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, तो तुम्हारा भी मोटिवेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन जब ऑडियंस बिल्कुल तुम्हें ही देखने के लिए बैठी हुई है ना, तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी रहेगी और वही एनर्जी तुमसे काम कराएगी। बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने किया, मैंने ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक इंस्टेंट होता है और एक टाइम होता है। वो टाइम और इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट और के टाइम ही हो गया, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वही सब कुछ कराता है। तो जैसे आपने देखा है ना कि आपने गेट की तैयारी की और तैयारी करके आप पेपर में गए, तो पेपर अपने आप होता है बिकॉज आपने जो तैयारी की है ना वो आपकी एनर्जी है और वो आपसे पेपर करा रही है। लेकिन आप देखना बाजू में एक स्टूडेंट बैठा होगा जिसने कुछ नहीं किया, कुछ लोगों के कहने पे, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, या फिर वो लकीर का फकीर हो, तो उसने गेट का फॉर्म भर दिया और गेट के पेपर को देने आया है। तुम देखोगे पूरे गेट के पेपर में 3 घंटे में मोबाइल अलाउ होता नहीं है, उठ के आप जा नहीं सकते हो। तो आप देखोगे शुरुआत में वो तुक्के फुक्के मार मूर के बैठा होगा और बस उसकी एक ही हरकत होगी कि कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी पीछे देख रहा है, कभी किसी को देख रहा है, कभी मैडम को देख रहा है, कभी खुद अपने आप को देख रहा है। टाइम यदि घड़ी पहन के गया है तो टाइम देख रहा है। वैसे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइम चलता ही है। तो अब भाई एनर्जी तो इसके अंदर भी है, लेकिन वो एनर्जी इसने जनरेट ही नहीं की ना। इसने तैयारी की होती तो इसकी हालत बहुत खराब होती क्वेश्चन पेपर को देख के। इसको पता ही नहीं है कि पेपर टफ है या पेपर सिंपल है। तुम खत्म हो जाने का इससे पूछोगे, हाँ भाई पेपर कैसा गया, बहुत अच्छा गया, अच्छा। और तुमसे कोई पूछो तुम बोलोगे यार बिल्कुल पसीने छूट गए। क्यों? क्योंकि तुमने तैयारी की है तुमने। तो कभी भी हम जब परफॉर्म करते हैं ना, तो वो परफॉर्म करने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी या तो सेल्फ हो सकती है या फिर म्यूचुअली हो सकती है। तो यहां पर जो आपने पेपर दिया, पेपर में एनर्जी थी सेल्फ, क्योंकि आपने जो तैयारी की वो आपसे है। और जब आप कहीं पर परफॉर्म कर रहे होते हो, जैसे कि कहीं स्टेडियम में मैच चल रहा है और पता है एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ और ना क्या लाइव टेलीकास्ट चल रहा उसका, तो और उनको पता है कि जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो भी ऐसे ही खेलेंगे। तो बस केवल तुमसे इतनी सी एक बात है कि तुम अपने फ्रेंड सर्किल में इस चीज को स्प्रेड करने की कोशिश करना कि हाँ ऐसी चीजें चल रही हैं। अब जैसे कि जो लोग अभी 4th सेमेस्टर में है, एक और बात है ना, 4th सेमेस्टर में, तो शायद तुम लोगों के 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर। और इसके बारे में मैं एक दिन और भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तुमने बीटेक में स्किप कर दिया चलेगा, लेकिन लाइफ में तुम्हें हर बार ये टकराएगा। तुम एक स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हो ना, तो तुम बीटेक किए हुए हो जरूर हो, लेकिन तुम भी एक लेमन पर्सन की तरह ही बात कर रहे हो कि सर वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बड़ा अच्छा प्रोसेसर है सर। सर उसमें मतलब जो मतलब स्नैपड्रैगन का डला हुआ है क्या प्रोसेसर, 462 या है ना 7692 जो भी है वगैरह वगैरह। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल प्रोसेसर कैसे काम करता है। जो एक दुकानदार बोल रहा है वही बात तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें टेक्निकल एंड पे कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्लियर है? तो जैसे ये सब्जेक्ट हो गया। अब यदि कोई स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में, उसको पता है कि ये बड़ा उसको हरास कर रहा है सब्जेक्ट, और हमें पता है कि गेट में इसका वेटेज है और ईएस में तो उससे भी ज्यादा है। ईएस में पता है ये सब्जेक्ट कितने नंबर का है,
70 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये। अब आप देख लो कि आप इस सब्जेक्ट को बीटेक में रट्टा मार के बॉक्स बना करके डायग्राम बना करके एलिमिनेट कर देते हो, लेकिन आगे जाके आप फंसते हो और यहीं पे स्टूडेंट को दिक्कत आती है। स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमारे फंड ही क्लियर नहीं है, तो फिर बिल्डिंग कहां से बनेगी? जब फाउंडेशन ही कमजोर है तो बिल्डिंग बनाने में तो आपको डर लगेगा ही लगेगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं तुमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहूंगा, ठीक है, और स्टार्ट करने वाला हूं मैं उसको। सब कुछ चीजें तैयार है, मतलब बस केवल स्टार्ट करना है मुझे। और खुद मैं स्टार्ट करने के लिए एनर्जी जनरेट कर रहा हूं अपने अंदर। क्योंकि क्या होता है कि हम जब चीजों को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, तो ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ क्या सीन है मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्लास लेने गया और मुझे मिले 100+ स्टूडेंट प्लीज किसी क्लास में। तो वहां पे जो मेरी एनर्जी होती है ना, इतनी ज्यादा हाई होती है ना, लोगों को लगता है कि आप कैसे 100+ स्टूडेंट्स में कर लेते डिलीवर। नहीं, तब मेरी एनर्जी और ज्यादा हो जाती है। लेकिन सडनली हम ऐसी क्लास में पहुंच गए जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो अब हमें पता है वहां हमें खुद ही थोड़ा सा मतलब बोरियत सी फील लगती है। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है वो ऑडियंस ही नहीं है। 10 स्टूडेंट एक ही रो में खत्म हो गए, बहुत ज्यादा हो गया तो दूसरी रो में बैठ गए ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो है स्टूडेंट्स। और इसके पीछे एक और रीजन क्या है कि जब स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने से डाउट्स भी आएंगे आपके पास। तो फैकल्टी का काम क्या पढ़ाना नहीं है, फैकल्टी का काम है कि हर एक स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करना। पता चला पढ़ा तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन डाउट रह गए आपकी। तो भाई डाउट्स एक उस तरह से हैं कि मैंने आपको समझाया था ना कि ये आपका ब्रेन है और इस ब्रेन में आप नीट तैयारी कर रहे हो, आपके इसमें डाउट ही डाउट भरे हुए हैं। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, डाउट ही डाउट, डाउट ही डाउट, डाउट। एक वो कहावत है ना कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना, और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो सीधी सी बात है, मोर स्टडी करोगे तो मोर कंफ्यूजन तो होगा ही होगा ना, हर एक डाउट बन जाएगा। तो केवल आपको इन डाउट्स को रिमूव करना है। जब जिस दिन आपके डाउट्स हो गए रिमूव, पूरे तो रिमूव नहीं होंगे, 100% तो नहीं होंगे, एफिशिएंसी 100% किसी की नहीं होती, लेकिन आपने 80% को भी रीच कर लिया तो भैया 80% तो गेट में रैंक आ जाएगी अंडर 10, गेट में रैंक आ जाएगी अंडर 10। तो 80% आप देख लो तुम क्या है क्या नहीं है सीन। तो उस तरह से सीन है ये। तो तुम्हें हम इसको करते हैं स्टार्ट हर्षल, है ना, विद इन 2 to 3 हाँ days। सर। सब कुछ तैयार है, पूरा सेटअप तैयार है मेरा, है ना। और मैं दिन रात इसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे इसको बहुत अच्छा कर सके, मतलब अपन लोग। तो ताकि जैसे कि तुम बिल्कुल एकदम पंक्चुअल होके 6 बजे बैठते हो, पंक्चुअल होके मैं 6 बजे बैठता हूँ, तो एक मिनट ट्यूनिंग है। और फिर जब चीजें मिलती है ना अच्छी, तो फिर हमें लगने लगता है। जैसे कि कभी होता था ना कि बचपन में पेरेंट्स हमें जबरदस्ती उठा के स्कूल भेजते थे, तो जिस समय भेजते थे उस समय तो हमें लगता था यार कि सबसे बड़े दुश्मन तो यही है, हमें सोने नहीं दे रहे। लेकिन तुमने कभी कभी फील किया होगा स्कूल में, या तुम अभी सोच ना बैठ के, या तुम कभी सोचते होगे कि पता चला कि उस दिन स्कूल में किसी का बर्थडे था, है ना, फॉर एग्जाम्पल, और तुम पहुंच गए। वैसे तुम डेली ही पहुंच रहे थे, लेकिन उस दिन भी तुम्हें ऐसे ही लगा कि यार क्या मम्मी ने उठा दिया वैसे ही, और पहुंच गए। तो देखो क्या है ना कि वो जो फेस है ना 2, 5, 10, 15 मिनट का सुबह स्कूल छोड़ने वाला, वो कष्टदायक तो है, लेकिन जब वो निकल जाता है ना, उसके बाद फिर आपकी नींद अपने आप गायब हो जाती है। और आप यदि उठ के स्कूल में पहुंच गए, तो आपने ये देखा होगा कि स्कूल में पहुंच गए तो आप फिर से क्या रिफ्रेश हो गए। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि नहीं यार मैं जबरदस्ती आया हूं स्कूल में। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इंस्टेंट ऐसे होते हैं जहां पर बॉडी रिजिड करती है, बॉडी अपोज करती है, ब्रेन भी अपोज करता है मत करो, लेकिन आपने उस फेस को निकाल लिया ना, मतलब कैसे भी, बस उसके बाद चीजें सेट है। मतलब यही हमारे साथ होता है कंपटीशन में या लाइफ में, कि जैसे अभी आप 3rd ईयर फाइनल ईयर एक ड्रॉप लोगे या जॉब करोगे, जो भी करोगे, एमटेक करोगे, तो ये जो एज का ट्रांजिशन है ना 20 से लेके 27 तक के बीच का, इसके बीच में आपको करना है बस। और इसके बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफर्ट जोन लगता है, उनको लगता है कि लाइफ में बस यही टाइम है जिसमें हम बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर सकते हैं। जबकि उनके पेरेंट्स को पता है कि भैया यही टाइम है जिसमें तुम अपनी लाइफ के कैरियर को सेट कर सकते हो, अदरवाइज तुम जरा भी स्लिप हो गए तो अप टू लाइफ कुछ नहीं है।
इसीलिए हर एक एग्जामिनेशन में एक एज लिमिट है ना। और पेरेंट्स भी, और इवन दो क्या गवर्नमेंट भी बचपन में पढ़ाती है ना हम लोगों को, वो इसलिए क्योंकि बचपन में ही हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, बड़े होके नहीं पढ़ सकते। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरे एक बार कॉलेज खत्म हो जाए फिर मैं बहुत कुछ कर लूंगा, जबकि बात फैक्ट ये है कि कभी अपने पापा से बैठ के बात करना, है ना, बिल्कुल, या तुम्हारे घर में कोई बड़ा भाई हो उससे बैठ के बात करना, वो जो भी काम करते हो तो वो ये बोलेंगे बेटा पढ़ लो, क्योंकि लाइफ में सबसे सिंपल काम यही है। उसके बाद तो लाइफ में बहुत टफ काम है जो कि करने पड़ेंगे एनी हाउ, ठीक है। वहां आप ये नहीं बोलोगे नहीं करने पड़ेंगे, मतलब है ना, लाइफ में आपको मनी भी कमानी होगी। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं क्यों मनी कमाऊंगा, मेरा काम क्या, फिर कैसे काम चलेगा आपका। तो लोगों को लगता है कि पढ़ाई सबसे टफ काम है, लेकिन वो इसलिए लगता है क्योंकि हम उस फेस में हैं जिस फेस में हमें कुछ और चीजें भी इंटरेक्ट कर रही होती हैं, गलत चीजें। थोड़ा सा उनसे बचो। हालांकि तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, रेगुलर आ रहे हो, सब कुछ चीजें रेगुलर है। तो हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो मे बी कल ट्यूसडे, कल तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं वेडनेसडे या थर्सडे को जैसा भी होगा मैं तुम्हें एक प्रॉपर व्हाट्सएप पे जो मैसेज इंटीमेट करूंगा। और तुम्हारा तो खैर वो कॉलिंग भी चालू होगा, तो मैं तुमसे एक बार बात भी करूंगा कॉल करके। हालांकि अपनी तो खैर यहाँ भी बात होती रहती है, 1-to-1 कम्युनिकेट। तो इस तरह से है, ठीक है हर्षल। हाँ सर। तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिएगा आप भी, यस सर, है ना, मैं अपने अपने एंड सारे पर। क्लास के स्टूडेंट को बताऊंगा सर, फ्रेंड को हाँ मेरे। हाँ हाँ, सर मतलब एआईटी से बैच वाले ही ना सिर्फ? हाँ हाँ बिल्कुल, ईटीसी वाले जो हैं आपके लेक्चर, और किसी को फोर्स नहीं करना, मतलब जो भी पढ़ने के इंटरेस्टेड है। देखो सीधी सी बात है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि कोई ये मूवी तो है नहीं। जब हम मूवी को निगलेक्ट कर देते हैं, हम किसी मूवी को देखने गए, है ना, 3 घंटे की मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है, और हमें लगा है आधे घंटे बुरी, तो तुम उठ के चल देते हैं। तो जब इंटरटेनमेंट हमारा इंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा, तो फिर ये तो एजुकेशन है, पढ़ाई है, इसमें तो इंटरटेनमेंट हम बीच बीच में करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट बोर ना हो और ताकि हम भी बोर ना हो, हंसी मजाक चलता रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन पढ़ाई पढ़ाई की तरह से ही होती है, थोड़ा सिंसियर मोड में रह के ही होती है। और और वो पढ़ाई होनी भी चाहिए, मतलब इस तरह से, क्योंकि ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक। ऐसे मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, मैं सोचता था जल्दी जल्दी कॉलेज खत्म हो, स्कूल खत्म हो, फिर हम लाइफ में कुछ कुछ नया करेंगे। लेकिन आज लगता है कि सबसे सही टाइम ड्यूरेशन तो वही था जिस टाइम पे हम लोग बी कर रहे थे। हम लोग जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में थे, तो नो डाउट हमें पढ़ाई का प्रेशर था। लेकिन आज जो प्रेशर है ना, उससे बहुत ज्यादा कम था वो। वहां जो प्रेशर था इतना था कि मिड टर्म में इतने नंबर लेके आने, परसेंटेज इतने बनाने हैं, यार गेट में नहीं हुआ तो क्या होगा, लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये टेंशन है ना। लेकिन अब जो चीजें हम कर रहे हैं बियर, वो चीजें तुम नहीं कर सकते उसको फील अभी, है ना। वो फील तुम तभी कर पाओगे जब तुम उस एज पर पहुंच जाओगे, मतलब जब तुम भी उस मुकाम पे पहुंच जाओगे, तब तुम्हें भी लगेगा कि हाँ। लेकिन तब तक तो समय निकल चुका है ना। तभी तुमने देखा होगा हर पेरेंट्स अपने बच्चे से एक ही चीज बोलते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा कर ले, बेटा कर ले। उसका रीजन ही है, उसका रीजन ही है। और बच्चा है, वो तो बच्चा है, मन चंचल है उसका, कई सारी चीजें हैं, मतलब उस तरह से। तो ये मेरा प्लान था, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो इसको हम लोग करते हैं और देखते हैं कैसे क्या रहेगा फिर अपना, ठीक है हर्षद। चलो हेलो तो। सर। हाँ हाँ हर्षद बोलो। सर एक क्लास बीच में बंद हो जा रहा है, फिर मैं आगे क्या करूँ सर, ये 5-6 दिन? क्या? ये अपना क्लास अभी बीच में ही बंद हो जा रहा है ना सर, बंद हो रहा है ना? हाँ ये देखो यार, ये जो है ना, अब इसके एंड पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये पूरा प्लान जो है ना वहीं से आता है ऊपर से, मतलब। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो, अपनी तो पढ़ाई चल ही रही है ना, अपनी पढ़ाई का डिस्टर्ब हो रही है। हाँ सर। और बाद बाकी फिर मार्च में एक नई सेशन स्टार्ट होगा, तब फिर सब स्टूडेंट्स को वो लोग कॉल करेंगे, मतलब उस तरह से रहेंगी चीजें, मतलब। तो देखो मेरा मानना ये है कि यदि तुम्हें किसी पर्सन से, मैं जो अपने पर्सनल, मेरी जो थ्योरी है, मेरी थ्योरी ये बोलती है कि यदि मैं किसी ट्रेन में ट्रेवल भी कर रहा हूं, है ना, और किसी पर्सन से मैंने बात की, बात तो आप करोगे, सपोज यदि मैं जो दिल्ली से मुंबई आ रहा हूं, है ना, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट, कैसी भी मोड में मान लो आप, तो वहां पर आसपास कोई ना कोई पर्सन तो हो गई होगा, और पर्सन है, बात होंगी, कुछ ना कुछ शेयर होगा। तो यदि आपने उस ट्रेवलिंग में किसी पर्सन से बात करके एक भी चीज सीख ली ना, तो वो आपका डे का काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया।
क्योंकि हर डे कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको, हर पर्सन कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। वैसे ही, ये तो लाइफ वाली बात हो गई, वैसे ही टेक्निकल एंड पर यदि मैं तुमसे बोलूं कि तुम मुझसे जुड़े हो, तो नो डाउट तुम मेरे साथ इतने दिन तक क्लास ली है, तो मैं मानता हूं या तुम इस चीज को मानते हो कि तुमने कुछ ना कुछ तो अर्न किया ही होगा, तुमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, है ना। बेशक तुमने ट्रांजिएंट में 3-4 लेक्चर हो गए, लेकिन तुमने एक भी चीज सीख ली ना, तो वो तुम्हारा टॉपिक, मतलब कुछ ना कुछ तो तुमने नया ऐड किया ना लाइफ में अपने। तो ऐसे ही चीजें होती हैं। तो इसमें मत देखो, उस चीज के लिए बॉदर मत हो जो चीज है नहीं। अब क्लास नहीं होनी, हमें उसके बॉदर नहीं होना। हमें बॉदर किस लिए होना है, जो हो चुका है ना, हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। और उसका मेथड मैंने तुम्हें बता दिया है। उसका मेथड सिंपली क्या है कि आप अपने नोटबुक को उठाइए, आप अपने क्वेश्चंस को उठाइए, और उन क्वेश्चंस को उठाइए, सॉल्यूशन को मत देखिए, क्वेश्चन को उठा करके रफ कॉपी पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर लीजिए। जितनी प्रॉब्लम मैंने कराई है सारी की सारी प्रीवियस ईयर गेट में पूछी गई क्वेश्चंस है। तो ये बात तो तय है कि यदि तुमने इस बार फॉर्म भरा हो गेट का, तो तुम्हें डेफिनेटली इस चीज का फायदा मिलने वाला है ना। अब तुम्हारा यदि उस पेपर में 4 क्वेश्चन भी इस सेशन के कारण हो रहे हैं, तो तुम तो औरों से 4 क्वेश्चन पॉजिटिव हो या नहीं हो। तो 100% तो कहीं हो ही नहीं सकती एफिशिएंसी। यदि तुम किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे लोग दिल्ली जाते हैं तैयारी करने गेट की, बहुत उम्मीद लेके जाते हैं, बहुत मतलब पैशन के साथ जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं और वहां जाके चीजों को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज एफिशिएंटली हो, हर चीज 100% एफिशिएंसी से आपको मिली। तो बोला यह जाता है कि जितना भी मिल रहा है बेस्ट, उसको ऑप्ट करते चलो। अब आप ये सोचोगे नहीं मुझे 100% नहीं मिल रहा, मैं 70% लेके क्या करूंगा। अरे भाई, 70% मिल रहा है, 100 नहीं मिल रहा, 30% की कमी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 70% जीरो से तो 70 ऊपर है ना, जीरो से तो 70% ऊपर है ना। आप यदि जीरो पे थे तो 70% आपने गिन लिए, तो भाई 70% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो उस तरह से चीजों को लेके चलो। ठीक है हर्षल। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की। ये है 20 ओम रेजिस्टेंस। ये यहां पर एक की लगी हुई है, ऐसे एरो बना दिया है, T = 0। ये 20 ओम है। एक सेकेंड। ये 1 फैराड है, ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, और ये इंडक्टर है 1 हेनरी, है ना। इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है। तो ये तुमसे क्या पूछना है उसको समझना। ये केवल तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि dI1/dt, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एट T = 0+। ठीक है। तो फर्स्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, फिर देखते हैं क्या है ये।
हो गया सर। हो गया ना। चलो अब देखो इसको कैसे करोगे ना, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब यहाँ पर इंडक्टर भी है, यहाँ पर कैपेसिटर भी है, और यहाँ पर की भी है ना। तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए टफ नहीं होते कि ये टफ हैं, ये क्वेश्चन टफ इसलिए हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता मैं स्टार्ट कहां से करना है ना। तो देखो स्टार्ट करने का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट ये है कि आप पहले अपने क्वेश्चन पे फोकस मत करो, आप पहले एनालिसिस पे फोकस करो। एनालिसिस ये बोल रही है कि की जो है अभी वो क्या है, ओपन है, की अभी ओपन है ना। ठीक है, की अभी ओपन है, की क्लोज हो रही है कब, p इक्वल टू 0 पर, कब p इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो देखो की यदि p इक्वल टू 0 पर ओपन हो रही है तो खुली हुई है, खुली हुई है, इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट पर है ना। तो देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं p इक्वल टू 0 माइनस, p इक्वल टू 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, की ओपन है, मैं लिख देता हूं अच्छे से। ठीक है, की ओपन है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, 20 ओम प्लस माइनस 100 वोल्ट, है ना। अच्छा अब देखो जब ये की ओपन है ना, तो ये पता नहीं कब से ओपन है, हमें नहीं पता, इसका मतलब ये कहां पहुंच चुकी है, स्टडी स्टेट में पहुंच चुकी है। स्टडी स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि हम p इक्वल टू इंफिनिटी की बात कर रहे हैं। स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि मैं तुमसे पूछूं कि सन कब से है ना, या ये अपना मतलब यूनिवर्स है ना, अपना जो मतलब सौर मंडल है कब से है, लाइफ कब से है, तो तुमने पढ़ा है किताबों में कि 4000 साल 5000 साल, लेकिन जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी चलो कुछ ना कुछ फैक्ट पे लिखा होगा, लेकिन 4000 साल बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। हमारी लाइफ ही 60 साल 70 साल 80 साल की मैक्सिमम, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 4000 साल में पता नहीं कितने लोग आए कितने लोग चले गए, हमें नहीं पता, इसका मतलब हम उसको बोल देंगे अनंत काल से है, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी, मतलब स्टडी स्टेट से है और स्टडी स्टेट तक रहेगी, मतलब, है ना। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि स्टडी स्टेट पर तुम बताना मुझे t इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है हर्षल, हो जाता है ना। हाँ सर। और कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मानते हो इस वाली बात को, ठीक है। अब तुम यदि इस वाली बात को मानते हो तो इसमें करंट फ्लो होगी ना, जिसको मैं I1 0 माइनस बोल सकता हूं, है ना। और यहां पर एक वोल्टेज होगा डेवलप जिसको मैं VC 0 माइनस बोल सकता हूं। अब तुम इंटरेस्टिंग चीज देखो कि यदि ये ओपन है तो यहां तो कोई करंट जाने से रही, करंट इसी लूप में फ्लो होती रहेगी ना, ठीक है। तो मैंने यहां से I1 0 माइनस निकाला, वो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 40, दैट मीन्स 2.5 एम्पियर। एक बात ये आ गई। दूसरी बात मुझे समझ में आ रही है, दूसरी बात मुझे समझ में आ रही है कि VC 0 माइनस कैसे निकालूं मैं, VC 0 माइनस कैसे निकालूं। तो तुम देख रहे हो कि ये 100 वोल्ट है ना, ठीक है। ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है दोनों पैरेलल में ही है ना, दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में। इसका मतलब यदि मैं यहां पर वोल्टेज निकाल लूं तो वही वोल्टेज तो यहाँ होगा, और यहाँ वोल्टेज निकालने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 20 ओम दिख रहा है तुम्हें, इंटू I1, तो 20 इंटू 2.5 कितना हो गया ये वोल्ट। इसका मतलब VC 0 माइनस कितना हो गया, 50 वोल्ट। ठीक है, ये हमने अपने प्रिकॉशन के लिए निकाल लिया। अब इतना करने के बाद ये तो हमने देख लिया जब की हमारी खुली हुई है, अब की खुली हुई है, ये हमने किया एनालिसिस, है ना। अब की हमारी खुली हुई है तो की को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा,
एक सेकंड रुको हर्षल। ठीक है, अब हमें इस की को क्या करना पड़ेगा, की को क्लोज भी करना पड़ेगा। अब की को हमने क्लोज किया तो हम यहां लिख रहे हैं p इक्वल टू 0+, है ना, की क्लोज हो चुकी है। की क्लोज हो चुकी है तो क्या होगा देखना, जब मैंने इस की को क्लोज कर दिया तो ये शॉर्ट हो गया। इसके शॉर्ट होने का मतलब ये जो 20 ओम था इसकी बात खत्म हो गई, 20 ओम की बात खत्म हो गई क्योंकि वो शॉर्टेड हो चुका है, केवल 100 वोल्ट की बैटरी दिख रही है। फिर मैं आगे बढ़ा तो रजिस्टर की जगह पे दिखेगा, रजिस्टर की जगह पे दिखेगा, लेकिन इस इंडक्टर को, इस इंडक्टर में करंट सडनली तो चेंज होगी नहीं। इसका मतलब अभी भी इसमें एक करंट फ्लो होगी नहीं होगी हर्षल। और ये करंट कौन सी करंट होगी, ये अभी भी I1 0- वाली फ्लो हो रही है। तो आप चाहो तो इसको I1 0+ लिख लो क्योंकि आपको पता है दोनों करंट सेम होती है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा तो यहां पर 20। अब मुझे पता है कि सडनली वोल्टेज तो चेंज होगा नहीं, सडनली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब यहां पर मैं एक वोल्टेज सोर्स बना सकता हूं और यहां पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स बनाया तो अभी भी यहां पर क्या रहेगा, VC 0+। और VC 0+ इज इक्वल टू क्या होता है, VC 0-। तो ये कितना हो गया, 50 वोल्ट। ये करंट कितनी हो गई मेरी, 2.5 एम्पियर, है ना, हो गई नहीं हो गई। तो मैं यहां लिख देता हूं I1 0- इज इक्वल टू I1 0+, दैट मीन्स 2.5 एम्पियर। उसी तरह से VC 0- इज इक्वल टू VC 0+ इज इक्वल टू 50। अब यहां तक नोट कर लो, फिर बस हम लोग लास्ट स्टेप पर है, खत्म हमारा क्वेश्चन।
डन है यहां तक? चलो, तो इतना करने के बाद देखो लास्ट स्टेप पर है। सर सेकंड वाला डायग्राम मत क्या? रफ कीजिए, सेकंड डायग्राम मत रफ कीजिए। नहीं तो इसको ही बनाओ ना, दोनों बनाओ। ओ हो गया डन? हाँ सर। हम्म। तो देखो रही यहां पर इंटरेस्टिंग चीज कि तुमने इतनी मेहनत कर ली है ना। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें पता चला कि इस ब्रांच में कंप्लीट वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। 50 वोल्ट यहां आ गया, इसका मतलब बाकी 50 इस 20 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा ही नहीं हो रहा, हाँ क्योंकि कंप्लीट तो 100 वोल्ट ही रहेगा ना। सिमिलरली 100 वोल्ट इसके पैरेलल में तो रहेगा, इसका मतलब 50 वोल्ट इसके क्रॉस आ गया, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस भी तो 50 वोल्ट होगा अर्शल। सोच पा रहे हो मेरी बात? हाँ सर। अब जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो देखो क्या फायदा होता है। दुसरं काय देतो दुसरं काय देतो ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो बस क्वेश्चन खत्म, एंड पर है। ये बताओ कि ये 50 वोल्ट और इसके क्रॉस भी कितना है? 50 वोल्ट है। तो ये जो इंडक्टर लगा हुआ है, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? VL। और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो VL होता है वो होता है L डी आई ओवर डी टी। तो VL का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, L का मतलब है इंडक्टर, और I का मतलब है यहां पे जो करंट इस इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या, मैं इसको L डी आई वन ओवर डी टी कर सकता हूं। तो VL इस इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है एट टी इक्वल टू 0 पर? 50 वोल्ट है, नहीं है? L इंडक्टर की वैल्यू कितनी है? 1 डी आई वन ओवर डी टी। तो क्या डी आई वन ओवर डी टी एट टी इक्वल टू 0 प्लस 50 नहीं आ गया? हाँ सर। इसलिए एनालिसिस करना सही रहता है।
हो गया। हो गया ना? चलो एक प्रॉब्लम में तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं हर्षल, इसको ट्राई करना। ये होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो केवल तुमसे दो चीजें पूछी जा रही, बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें आंसर भी दूंगा। VC 0 प्लस कितना होगा और VC इंफिनिटी कितना होगा, है ना? तो इनके मैं आंसर भी लिख देता हूं यहां पर। VC 0 तो 4 वोल्ट होगा और VC इंफिनिटी होगा 0 वोल्ट, है ना? तो कोशिश करना, अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको कि जब आप खुद से क्वेश्चन करते हो और एक क्वेश्चन भी आपसे बन गया तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है उसकी बात ही अलग होती है। डन। ये कर लिए नोट हर्षल? हाँ सर। चलो, तो आज के सेशन को बस मैं यही स्टॉप कर रहा हूं, और जैसा भी आगे चीजें होती हैं मेरे पास तुम्हारा है व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें पिंग कर रहा हूँ। ठीक है हर्षल? यस सर, थैंक यू सो मच। चलिए, मोस्ट वेलकम, है ना? मिलते हैं अपन बहुत जल्दी से जल्दी, एक दो दिन के अंदर ही। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।